गीतापुर गांव में चमन अपनी बीवी के साथ रहता था। चमन के पास थोड़ी बहुत खेती की जमीन भी थी, पर उस पर खेती करके बहुत मुश्किल से उसका गुजारा चल पाता था। चमन के पास एक गाय थी। चमन अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, अब तो अपनी गाय भी आने वाली है। हाँ, अब तो अपनी गाय दूध भी देने लगेगी, कम से कम घर का कुछ खर्चा तो सही से चलेगा। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। कुछ दिनों के बाद चमन की गाय एक बछिया को जन्म देती है, पर बछिया को देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे देखो लता, इस बछिया के तो 2 मुंह हैं। हाँ जी, मैंने भी पहली बार ही ऐसी बछिया देखी है। हाँ, देखी तो पहली बार है। पता नहीं ये जिंदा रहेगी या नहीं। मैंने सुना है ऐसे जानवर कम ही जिंदा रहते हैं। हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा इसका। अगर इसे कुछ हो गया तो गाय भी दूध देना बंद कर देगी, ये बात ध्यान रहे। हाँ, पहले आप किसी डॉक्टर को बुला लो और इस बच्चा को दिखा दो। चमन जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर आकर बच्चिया का चेकअप करता है और कहता है, देखो चमन, अभी तो तुम्हारी बच्चिया बिल्कुल स्वस्थ है, पर तुमको इसकी बहुत देखभाल करनी होगी, वरना आगे इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद चमन अपनी पत्नी से कहता है, सुना ना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा, हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना होगा। अब चमन और उसकी पत्नी लता उस 2 मुंह वाली बच्चिया का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। दिन ऐसे ही बीतते गए और अब वो छोटी सी बच्चिया बड़ी हो गई थी। चमन की 2 मुंह वाली गाय हर दूसरे दिन बीमार ही रहती थी। उसके इलाज के लिए चमन ने कर्ज भी लिया था और अब कर्ज की रकम भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन चमन अपनी पत्नी लता से कहता है, ये 2 मुंह वाली गाय जब से हुई है, जब से हर दूसरे दिन बीमार ही रहती है। हाँ, कितना पैसा खर्च कर चुके हम इस पर, लेकिन फिर भी ये सही नहीं हो रही। हाँ, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी है। हाँ, तो आपको तो पहले ही गांव वालों ने बोला था कि इसके मार दो, पर आपने किसी की कहाँ सुनी। बस करो लता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, चुप हो जाओ। नहीं जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस आपको परेशान देखकर ऐसा कह रही हूँ। चमन अपनी पत्नी लता की ये बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रात भर वो यही सोचता है कि इस 2 मुंह वाली गाय का वो क्या करे, और रात भर वो ठीक से नहीं सो पाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी 2 मुंह वाली गाय के पास जाता है और उस 2 मुंह वाली गाय को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी उसकी पत्नी लता उसको रोककर पूछती है, अरे आज आप सुबह सुबह इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो। कहीं नहीं, मैं वो सोच रहा हूँ आज इसको थोड़ा ताजी ताजी घास खिला कर लेकर आऊँ। हाँ ठीक है, ले जाओ, पर घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर चमन अपनी 2 मुंह वाली गाय को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल के बीच में पहुंचकर वो उसको एक पेड़ के नीचे घास खाने के लिए छोड़ देता है और वहीं पास में ही बैठ जाता है और सोचने लगता है, इस गाय को यहीं पर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर काफी अच्छी घास है, यहाँ पर ये घास खा सकती है। अब मैं ज्यादा इस 2 मुंह वाली गाय की सेवा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर उस गाय के पास बैठकर उस गाय को वहीं छोड़कर चमन घर आ जाता है। घर आते ही उसकी पत्नी लता उससे पूछती है, अरे वो गाय कहाँ गई हमारी। उस गाय के बारे में मुझसे कोई सवाल मत करो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ बाद में। ऐसा कहकर चमन घर के बाहर चला जाता है। घर आकर भी चमन घर के बाहर ही बैठा रहता है। उस दिन न तो उसने कुछ खाया और न पिया और न किसी से कुछ बात की। वो चुपचाप बैठा अपनी उस 2 मुंह वाली गाय के बारे में ही सोचता रहा। अपनी उस 2 मुंह वाली गाय के बारे में सोच कर वो बहुत ही बेचैन हो जाता है और वो जल्दी से उस जंगल की तरफ जाता है जहाँ उसने 2 मुंह वाली गाय को छोड़ा था। अपनी गाय को वहीं खड़ा देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना गौ माता, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, जो आपको यहाँ मरने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब मैं आपकी खूब सेवा करूँगा। ऐसा कहकर चमन अपनी 2 मुंह वाली गाय को अपने साथ ले जाने लगता है और तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ बालक। जंगल में किसी की आवाज सुनकर चमन डर जाता है और डरते डरते पूछता है, कौन है यहाँ।
जैसे ही चमन पूछता है तभी उसके सामने एक देवी प्रकट होती है और कहती हैं, मैं वन देवी हूँ। मैंने तुमको इस गाय को यहाँ छोड़ते हुए देखा और उसके बाद तुमको इस गाय को यहाँ वापस आकर ले जाते हुए भी देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? चमन वन देवी को अपनी 2 मुंह वाली गाय की सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर वन देवी कहती है, देखो वत्स, तुम एक बहुत ही भले इंसान हो, बहुत ही दयालु हो, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो वापस नहीं आता। तुमने वापस आकर अपने दयालु होने का प्रमाण दिया है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसकी देखभाल करूंगा। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। चिंता मत करो वत्स, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। उसके बाद वन देवी उस 2 मुंह वाली गाय को सोने की गाय में बदल देती है और कहती है, ये लो वत्स, ये गाय अब कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। मैंने इस 2 मुंह वाली गाय को सोने की जादुई गाय में बदल दिया है। अब इस 2 मुंह वाली गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलेंगे। चमन वन देवी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी 2 मुंह वाली गाय की तरफ देखकर कहता है, क्या आप सच कह रही हो? मेरी 2 मुंह वाली गाय अब सोने की हो गई है? हाँ वत्स, ये सच है। अब ये तुम्हारी गाय गोबर भी सोने का ही देगी। क्या ये गोबर भी सोने का ही देगी? आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इसके इलाज पर बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ और मैंने बहुत सारा उधार लिया था। अब मैं अपना सारा कर्ज भी उतार पाऊंगा। ऐसा कहकर चमन वहाँ से चला जाता है। अपनी 2 मुंह वाली सोने की जादुई गाय को लेकर चमन घर आता है। गाय को घर के बाहर बांधकर चमन घर के अंदर जाता है। उसको देखकर उसकी पत्नी लता उससे कहती है, कहाँ चले गए थे आप? वो भी इतनी घबराहट में, मैं तो डर ही गई थी। चमन अपनी पत्नी लता को गाय को जंगल में छोड़ने की बात बताता है। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी लता कहती है, अच्छा, तभी आप सुबह से चुपचाप बैठे थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। अब कहाँ है गाय? अरे अब वो कोई साधारण गाय नहीं है। मतलब? चलो मैं तुम्हें सोने की जादुई गाय दिखाता हूँ। सोने की जादुई गाय? आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कहकर चमन लता को ले जाकर अपनी सोने की गाय दिखाता है। ये गाय तो 2 मुंह वाली है, हमारी गाय है, और ये सोने की कैसे हो गई? चमन लता को वन देवी वाली सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर चमन की पत्नी लता बहुत खुश होती है और कहती है, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सुनो जी, अब तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। क्या ये सच है जी जो आप कह रहे थे? हाँ, सही कहा तुमने, और जो मैंने कहा था वो भी सच है। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ तुमको। ऐसा कहकर वो उस 2 मुंह वाली सोने की गाय से हाथ जोड़कर कहता है, हे गौ माता, मुझे चांदी और सोने के सिक्के चाहिए। ऐसा सुनते ही गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और एक मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी वो सिक्के इकट्ठे कर लेती है और कहती है, हे भगवान, इतने सारे सिक्के! मैंने आज से पहले इतने सिक्के नहीं देखे। तूने क्या? मैंने भी नहीं देखे। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के देख पाएंगे। ये सब हमारी इस 2 मुंह वाली गाय की वजह से ही हुआ है। अब तो रोज देखने की आदत डाल लो। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन चमन वो सोने और चांदी के सिक्के लेकर शहर जाता है और वहाँ जाकर उनको बेचकर पैसे ले आता है। उसके बाद उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है। कुछ दिन बाद वो जमींदार के पास जाकर उसके सारे पैसे दे देता है। जमींदार पैसे तो ले लेता है, पर वो सोच में पड़ जाता है, ये इस चमन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? इसके पास तो पैसे थे ही नहीं। कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर जमींदार चमन के जाने के बाद अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे भेजता है और यह पता लगाने के लिए बोलता है कि चमन के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके आदमी चमन के पीछे पीछे उसके घर जाते हैं और चमन पर नजर रखने लगते हैं। वे लोग चमन को उसकी 2 मुंह वाली सोने की गाय से सोने और चांदी के सिक्के
के मांगते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग जाकर जमींदार को सारी बात बता देते हैं। उनकी बातें सुनकर जमींदार कहता है, अच्छा तो ये राज है पैसों का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक दिन गांव में मुझसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ, जाकर उसकी 2 मुंह वाली गाय को उठाकर मेरे पास ले आओ। उसके आदमी रात के अंधेरे में चमन के घर जाते हैं और गाय को चुराने की कोशिश करते हैं, पर वो गाय उन लोगों को अपने सींगों से मारने लगती है। वो लोग गाय को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते और वापस जमींदार के पास आते हैं। उसके बाद वो उन लोगों के साथ चमन के घर जाता है। वहाँ जाकर वो अपने आदमियों से चमन को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और जमींदार उसको लेकर 2 मुंह वाली सोने की गाय के पास आता है और कहता है, बोल बोल अपनी इस गाय से हमें सोने और चांदी के सिक्के दे, वरना हम लोग तुझे मार देंगे। चमन डर के मारे अपनी गाय से कहता है, हे गौ माता, इन लोगों को सोने और चांदी के सिक्के दे दो। चमन के ऐसा कहते ही गाय के एक मुंह से सोने के सिक्के और दूसरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। जमींदार के आदमी उस सिक्कों को बोरियों में भर लेते हैं। सिक्के मिलने के बाद जमींदार भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब जब जब मैं कहूँगा मुझे तेरी इस गाय से सोने के सिक्के चाहिए, और अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुझे और तेरी बीवी को मार दूंगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जमींदार घर जाकर जैसे ही सिक्कों की बोरियां खोलता है, उसमें से सोने और चांदी के सिक्कों की जगह सांप निकलते हैं। बड़े बड़े और जहरीले सांप देखकर वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वो सांप उस लोगों को डस लेते हैं। जहर की वजह से वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। जमींदार को उसके किए की सजा मिल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का भोला अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा आम का बागीचा था, जिसकी वह बड़े चाव से देखभाल करता था। वह अपने बागीचे के आमों को पास के एक शहर में बेचने के लिए जाया करता था और उन आमों को बेचने के बाद जो पैसे उसको मिलते थे उसी से उसका गुजारा चलता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके आम के पेड़ खराब होने लगे। पेड़ों पर लगे सभी आमों पर दाग धब्बे लगने लगे, जिससे उसके आमों को कोई नहीं खरीदता था। जब भी वह कभी किसी फल वाले व्यापारी के पास जाता तो कोई भी व्यापारी उसके फल नहीं खरीदता। अरे अरे, इतने गंदे और दाग धब्बे वाले फल कहाँ से लाए तुम? कोई नहीं खरीदना चाहेगा ऐसे आम, मुझे नहीं चाहिए ये फल। भोला अपने आम बेचने की कोशिश करता और कहता, नहीं नहीं भैया, आप मेरे बगीचे के ये आम खाकर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट आम हैं। अरे अरे, तुम्हारे आम कितने गंदे हैं, तुम्हारे आमों को खरीदेगा कौन? और जब ये आम दिखने में ही इतने खराब हैं तो खाने में तो खराब होंगे ही ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये फल। चलो चलो निकलो यहाँ से, कहीं और जाकर बेचो ये सड़े हुए आम। भोला शहर के सभी व्यापारियों के पास जाता, पर उससे कोई भी फल नहीं लेता और कहता कि उसके आम बहुत ही खराब हैं और कोई भी उसके फलों को नहीं खरीदेगा, तुम किसी और को बेचो। इस तरह से निराश होकर भोला अपने गांव वापस आ जाता है। अब तो ये रोज का ही हो गया था। वो रोज शहर जाता और बिना आम बेचे वापस आ जाता। कोई भी उससे आम नहीं खरीदता। उस बेचारे के आम पड़े पड़े ऐसे ही सड़ने लगे, जिनको देखकर भोला को बहुत दुख होने लगा और धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी सब खत्म होने लगी और वो बहुत ही गरीब होने लगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उसने लोगों से पैसे मांग मांग कर बहुत कर्जा कर लिया था और अब तो कर्जदारों ने उसका घर का सामान भी ले जाना शुरू कर दिया था, ताकि वे अपने कर्ज की रकम को वसूल कर सके। उन्हीं कर्जदारों में से एक कर्जदार था जमींदार। उस जमींदार के पास एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। वो जमींदार बहुत ज्यादा लालची था। जमींदार के बागीचे के आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से सब व्यापारी और ग्राहक उससे ही आम खरीदते थे। इसी वजह से वो अपने आमों को बहुत ऊंचे दामों में बेचता था। जमींदार को भोला और भोला की माँ एक आंख नहीं बहाते थे, क्योंकि बहुत समय पहले भोला के पिता ने जमींदार के खिलाफ गवाही दी थी। तब से जमींदार भोला और उसके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था।
अब भोला की ऐसी हालत देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे भोला, मैंने सुना है तुम पर बहुत सारा कर्ज हो गया है और तुम्हारे सारे आम के पेड़ भी खराब हो गए हैं और अब तुम्हारे पास करने को भी कुछ नहीं बचा है। अरे सुन, मेरे पास तेरे लिए एक काम है, अगर तू वो काम करे तो तेरा कर्ज भी उतर जाएगा और तू गरीब भी नहीं रहेगा। अगर तू चाहे तो मेरी दुकान पर काम कर सकता है। मेरी दुकान पर काम करने से तेरा सारा कर्ज उतर जाएगा, वरना तुझको तो सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता बउआ। ऐसा कहकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगा। जमींदार को हंसते हुए देखकर भोला को बहुत गुस्सा आता है। अरे जमींदार, तुझे तेरे पैसों पर बहुत घमंड है ना? देखना, एक दिन मैं तुझे अमीर बन के दिखाऊंगा और तेरे इस घमंड को चूर चूर करूंगा। तुझ जैसे लालची इंसान के यहाँ काम करने से तो अच्छा मैं सड़क पर ही भटकता रहूं। भोला की ये बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा, अरे बेवकूफ, मैं तो यहाँ तेरे भले की बात करने आया था, पर लगता है तुझको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ तू मुझसे बड़ा अमीर आदमी कैसे बनता है। सुन, तेरे पास कर्ज उतारने का 1 महीने का समय है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तूने मेरा कर्ज नहीं उतारा तो मैं तेरा ये घर और घर का सारा सामान सब बेच दूंगा और अपना कर्ज वसूल कर लूंगा। ध्यान रखना मेरी बात का, सिर्फ 1 महीने का वक्त है तेरे पास। इतना कहकर जमींदार गुस्से में भोला के घर से निकल जाता है। जमींदार के जाने के बाद भोला दुखी होकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम कैसे सबका कर्ज उतारेंगे? मुझे तो अब कोई भी कर्ज नहीं दे रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँगा। अब क्या करेंगे हम? अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया तो ये लालची जमींदार हमारे घर को बेच देगा और हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तू ऐसे हताश मत हो, तू एक बार फिर से शहर जाकर अपने आम बेचने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या पता वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए तुझको, और हाँ, उस लालचाई जमींदार का कर्ज भी उतर जाए। अपनी माँ की बात सुनकर भोला निश्चय करता है कि वह शहर जाकर किसी से मदद मांगेगा, क्या पता कोई मदद मिल ही जाए। अगले दिन वह सुबह उठकर शहर की तरफ निकल जाता है। वह वहाँ पहुंचकर वहाँ के व्यापारियों से बात करता है और कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन वहाँ उसको भला कौन जानता था और किसी अनजान आदमी को कोई भी कर्ज नहीं देना चाहता, जिस वजह से उसको भी कर्ज नहीं मिलता। वह पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हो पा रहा था। भोला बेचारा उदास होकर अपने घर लौट आया और उसके आते ही उसकी माँ ने उससे कहा, अरे भोला, आ गया बेटा तू, चल अब खाना खा ले, ये 2 ही रोटी का आटा बचा था, उनकी ही रोटी सेकी है। भोला रोटी खाने के लिए बैठता है, तभी उसे एक आवाज घर के बाहर से आती है, माई कुछ खाने को ला दे, तेरे द्वार पर ये भूखा ब्राह्मण बहुत आस लेकर आया है। इतना सुनते ही भोला की माँ घर से बाहर आकर ऋषि से कहती है, माफ करना महात्मा, मैं मजबूर हूँ। आप जैसे महात्मा के सामने झूठ तो नहीं बोल सकती कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो 1 रोटी बची हुई है। लेकिन मुनिवर, वो 1 रोटी मेरे बेटे भोला के लिए है, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। इतने में ही भोला उस 1 रोटी को लेकर आता है और कहता है, हे महात्मा, आप इस भोजन को ग्रहण करें। मैंने तो सुबह से न जाने कितनी बार शहर में फल खा लिए थे। लेकिन मुनिवर इस बात को अच्छे से जान चुके थे कि भोला भी सुबह से भूखा ही है। उन्होंने भोला का मान रखने के लिए उससे रोटी ले तो ली, लेकिन वो भोला की हालत पर बहुत दुखी हुए। उन्होंने बड़े शांत स्वर में भोला से कहा, हम तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। नहीं नहीं मुनिवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए और मेरी गरीबी दूर हो जाए। भोला की ऐसी बात सुनकर मुनिवर ने अपनी शक्तियों से एक सुनहरा सा देखने वाला बीज प्रकट किया और उस बीज को भोला को दे दिया और कहा, ये बीज लो। ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है। हाँ, ध्यान रहे तुम इस बीज को बोते समय जिस फल का नाम लोगे, ये उसी फल का पेड़ बन जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वहाँ से चले जाते हैं। भोला उस जादुई चमकते बीज को देखता है और सोचता है, क्या सच में ये कोई जादुई बीज है?
भोला ने अंदर जाकर ये बीज वाली बात अपनी माँ को बताई और अगले दिन उसने जादुई बीज उसने अपने बगीचे में बो दिया और मुनिवर के कहे अनुसार उसने आम के फल का नाम लिया। भोला ने उस बीज को अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वो जादुई बीज कुछ दिनों के अंदर ही पौधे में बदल गया। 3 दिन बाद जब भोला अपने बगीचे में पहुंचा तो वो उस पेड़ को देखकर हैरान रह गया। अरे ये तो सच में एक जादुई बीज था। मुनिवर ने सच ही बोला था, ये तो जादुई बीज है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो एक आम का पेड़ बन गया और बहुत सारे फल भी आ गए। उस पेड़ पे फल देखने में बहुत चमकीले थे। भोला ने जब एक आम को खाने के लिए तोड़ा तो उसने देखा ये कोई साधारण आम नहीं था, ये तो पूरा सोने का आम था। ये देखकर पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई और वो मन ही मन बहुत खुश भी हुआ, लेकिन उसे इस बात का कोई तजुर्बा नहीं था कि क्या ये वाकई एक सोने का आम है। इसलिए वो तुरंत शहर की तरफ जाता है और एक सुनार की दुकान पर जाकर उसे बेचने का प्रयास करता है। सुनार भी उस सोने के आम के बदले भोला को काफी सारे पैसे दे देता है, जिन्हें देखकर भोला को ये यकीन हो जाता है कि ये वाकई में सोने का ही आम है। इतने सारे पैसे देखकर भोला सोचता है कि इतने पैसे तो पूरे साल में नहीं कमा पाता, इसलिए वो सबसे पहले उन पैसों को लेकर जमींदार के घर जाता है और उसके कर्ज के पैसे पहले उसे लौटा देता है। जमींदार कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है। इस भोला के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? कल तक तो इसके खाने के भी लाले थे, लेकिन चलो मुझे क्या, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए ना, अब ये कुछ भी करता फिरे। धीरे धीरे ऐसे ही भोला ने सोने के आमों को बेच बेच कर खूब पैसा बना लिया और उसने अपने गांव में ही एक बहुत शानदार घर बनाया। अपने गांव के ज्यादा से ज्यादा खेतों को भी उसने 2 गुनी कीमत देकर खरीद लिया। जब ये बात जमींदार को पता चली तो बहुत परेशान हो गया। ये भोला कल तक तो साख पे आने को तैयार था, लेकिन अब अचानक से इसके पास कहाँ से इतने पैसे आ गए? मुझे लगता है कोई ना कोई खजाना तो इसके हाथ जरूर लगा है। हाँ, मुझे पता करना ही पड़ेगा। भोला के जाने के बाद जमींदार रात के अंधेरे में भोला के घर गया और उसने उसके बागीचे में लगाया हुआ आम का जादुई वृक्ष देखा। अच्छा, तो ये राज है इस भोला के अमीर होने का। चलो मैं भी अब बहती गंगा में हाथ धो ही लेता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार चुपचाप भोला के पेड़ से कुछ आम तोड़ लेता है और घर चला जाता है। अगले दिन जमींदार उन आमों को लेकर शहर में सुनार की दुकान पर जाता है और वो आम सुनार को दिखाता है। सुनार उस आम को भला क्यों खरीदते, क्योंकि वो आम बस एक साधारण आम था। सोने का आम सिर्फ उसी को मिलता था जिसने उस बीज को जमीन में डाला हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।